Hello everyone, welcome back to my channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. So students, this is our 13th class of 10,000 plus most important pedagogy question series और इससे पहले के जितने भी क्लासेस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अपने बारे में बता दूं, आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 241 बिकॉज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 240 तक वीडियोज़ 1 to 12 में कवर कर लिया है। सो आज इस 13th वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 241 से आगे के क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। देख लेते हैं क्या है। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रेन हु आर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है बच्चों में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। स्टूडेंट्स से सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट डिसलेक्सिक, सेकंड क्रिएटिव, थर्ड रेजिलिएंट या फोर्थ डिसेबल्ड। रेजिलिएंट स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं जो कि किसी भी चीज़ को अपोज करते हैं या जो बहुत ज़्यादा अड़ियल होते हैं, इस टाइप के होते हैं रेजिलिएंट बच्चे। सो स्टूडेंट्स, जो बच्चे जिनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, यानी कि अगर हम उनको कोई एक प्रॉब्लम दे दें तो वो बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसे बच्चे जो है वो हमारे क्रिएटिव बच्चे माने जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ क्रिएटिव, क्योंकि क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं उन्हीं में डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो ज़्यादातर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज़ द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो थ्योरी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, उसमें कहा गया था कि जो इंटेलिजेंस है वो किसी एक तरह की नहीं होती है, बल्कि बहुत तरह की इंटेलिजेंस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम कोई क्राफ्ट का काम कर रहे हैं तो वो हमारे अंदर उस क्राफ्ट के काम के लिए एक अलग इंटेलिजेंस है। अगर हम किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं तो वो लर्निंग के लिए एक अलग इंटेलिजेंस है। हम अपनी सोसाइटी में किसी से मिल रहे हैं तो उन लोगों से अच्छे से रहने के लिए हमारे अंदर एक अलग इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो इस तरह से हमारे अंदर सिर्फ एक तरह की इंटेलिजेंस नहीं होती, बल्कि अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस पाई जाती है। यही मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में कहा गया था। एंड दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय, लेट्स सी द ऑप्शंस। फर्स्ट स्किनर, सेकेंड वॉटसन, थर्ड गार्डनर या फोर्थ हर्लॉक। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो थ्योरी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, इट वाज गिवन बाय गार्डनर। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ द गार्डनर। ओके, क्वेश्चन नंबर 243 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर जो है अपनी एक तरह से हम कह सकते हैं कि थ्योरी दी थी और डिफरेंट स्टेजेस दी थी उसमें, जो कि हमने साइकोलॉजी सीरीज़ में कर ली है। स्टूडेंट्स आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका साइकोलॉजी सीरीज़ की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आपको बताना है कि जो लॉरेंस की मॉरल डेवलपमेंट की जो स्टेज थी, इन चारों में से कौन सी एक वो स्टेज है। स्टूडेंट्स से सीटेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट इज़ लेटेंसी स्टेट, सेकेंड इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, थर्ड इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फोर्थ इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज। सो स्टूडेंट्स, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन था वो लॉरेंस कोहलबर्ग की एक स्टेज थी मॉरल डेवलपमेंट की, जिसमें कि कहा गया था कि हम सोसाइटी में अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जो इमेज है वो सोसाइटी में अच्छी बन सके। ये हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज में कहा गया था लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244 देख लेते हैं। डैश इज़ नॉट एन एलिमेंट इन्वॉल्व इन द थिंकिंग प्रोसेस। कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है इन चारों में से वो कौन सा एक एलिमेंट है जो कि हमारी थिंकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। फर्स्ट इमेजेस, सेकेंड इमोशंस, थर्ड कॉन्सेप्ट्स या फोर्थ सिम्बल्स। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन से ही क्लियर है कि जो इमोशंस होते हैं वो कोई हमारे एलिमेंट नहीं है, बल्कि वो एक फीलिंग है। इमोशन जो है वो हमारी थिंकिंग का पार्ट नहीं है, बल्कि इमोशंस जो है वो हमारी फीलिंग्स हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ इमोशंस, बिकॉज इमोशंस जो है दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द थिंकिंग प्रोसेस, रादर दे आर अ काइंड ऑफ फीलिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ इमोशंस।
क्वेश्चन नंबर 245 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशनल अचीवमेंट, कि हमारे जो एजुकेशनल अचीवमेंट है उनसे इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा रिलेटेड नहीं है। स्टूडेंट्स से KVS 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट हेरिडिटी, सेकेंड एक्सपीरियंसेस, थर्ड प्रैक्टिस या फोर्थ सेल्फ लर्निंग। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन से ही हम देख पा रहे हैं कि एजुकेशनल अचीवमेंट में हम एक्सपीरियंस भी लेते हैं डिफरेंट चीज़ों का, प्रैक्टिस भी करते हैं जो भी सीखते हैं, और सेल्फ लर्निंग भी करते हैं, खुद से भी सीखते हैं। लेकिन जो एक हेरिडिटी है वो हमारी एजुकेशनल अचीवमेंट नहीं है, वो हमें कहाँ से मिलती है, अपने पेरेंट्स से हमें मिलती है। तो वो हमारी एक तरह से जेनेटिक है या जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है, वो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द केंद्रीय विद्यालय's ऑब्जेक्टिव वॉज टू सेटअप एंड मेंटेन स्कूल्स टू केटर टू द नीड्स ऑफ, कि जो केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल्स हैं हमारे, ये किस लिए खोले गए थे, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। जो केंद्रीय विद्यालय खोले गए थे ये किन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खोले गए थे, तो किन की ज़रूरतों को पूरा करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। फर्स्ट रूरल पॉपुलेशन, सेकंड फ्लोटिंग पॉपुलेशन, थर्ड अर्बन पॉपुलेशन या फोर्थ मेट्रो पॉपुलेशन। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है वो होती है जो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं जिन लोगों का, उनको हम फ्लोटिंग पॉपुलेशन में काउंट करते हैं। जैसे कि हमारे जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं, इनका कुछ टाइम पीरियड के लिए एक जगह पर पोस्टिंग होती है, उसके बाद साल या 2 साल के बाद इनकी उस जगह से कहीं दूसरी जगह पर पोस्टिंग हो जाती है। तो इस तरह से जो लोग होते हैं जिनकी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती रहती है, जो एक जगह पर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुकते हैं, ऐसी पॉपुलेशन को बोला जाता है फ्लोटिंग पॉपुलेशन। और ऐसी ही पॉपुलेशन के लिए हमारे केंद्रीय विद्यालय को खोला गया था कि जो लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता है, उनके बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना आए, वो किसी भी केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो इसीलिए ही केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स जो थे वो खोले गए थे। सो ये हमारे फ्लोटिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए ही खोले गए थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ फ्लोटिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज कंसिडर्ड एज अप्रोप्रिएट फॉर क्रिएटिंग सोशल एटमॉस्फेयर इन द क्लासरूम वेयर द चिल्ड्रन आर फैसिलिटेटेड टू हैव इनफ स्कोप टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, कि कौन सी वो स्ट्रैटेजी थी जो कि अप्रोप्रिएट मानी जाती है, कौन सी वो स्ट्रैटेजी है जो कि अप्रोप्रिएट मानी जाती है क्लासरूम में एक सोशल एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। और फिर सोशल एटमॉस्फेयर बनने के बाद क्या होगा कि चिल्ड्रंस जो चिल्ड्रन हैं हमारे, जो बच्चे हैं, क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो आपस में अच्छे से इंटरैक्ट कर पाएँ। तो कौन सी वो स्ट्रैटेजी है जिससे कि हम क्लासरूम में एक सोशल एटमॉस्फेयर बना सकते हैं जिससे कि बच्चे आपस में अच्छे से इंटरैक्शन कर पाएँ। स्टूडेंट्स से DSSP 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट वेरी लार्ज ग्रुप लर्निंग स्ट्रैटेजी, सेकेंड लार्ज ग्रुप लर्निंग स्ट्रैटेजी, थर्ड मीडियम ग्रुप लर्निंग स्ट्रैटेजी या फोर्थ स्मॉल ग्रुप लर्निंग स्ट्रैटेजी। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन से ही क्लियर है कि अगर हम बच्चों के बहुत छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे जिसमें कि 4 या 5 या 6 बच्चों का ग्रुप बना देंगे हम एक, उसमें क्या होगा, बच्चों को आपस में इंटरैक्ट करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्लस हमारी क्लास में बहुत सारे ग्रुप्स बन जाएंगे, तो जिससे क्या हमारा सोशल एटमॉस्फेयर भी डेवलप होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्मॉल ग्रुप लर्निंग स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट देखते हैं, द एबिलिटी टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस एंड प्रोड्यूस न्यू आइडियाज़ इज डैश इंटेलिजेंस। कौन सी वो इंटेलिजेंस है जिससे कि हमारे अंदर जो एबिलिटी है नई सिचुएशन में ढलने की और नए आइडियाज़ को प्रोड्यूस करती है, वो वाली जो इंटेलिजेंस है, कौन सी वो इंटेलिजेंस है जिसमें कि हम अपने आप को नई सिचुएशन में ढाल लेते हैं और हम नए आइडियाज़ को भी प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट एक्सपेक्टिव, सेकंड एक्सपोनेंशियल, थर्ड एक्सपीरियंशियल या फोर्थ इमोशनल। सो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस वो वाली इंटेलिजेंस है जिसमें कि हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, और एक्सपीरियंस करेंगे तभी हम किसी नई सिचुएशन में खुद को ढाल पाएंगे। जब तक हम उसका एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएंगे तो हम उस सिचुएशन में भी नहीं ढल पाएंगे। प्लस जब हम उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर लेंगे तो हमारे माइंड में नए आइडियाज़ भी प्रोड्यूस होते हैं। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज, कि ज़्यादातर बच्चे जो है वो अपने नेटिव लैंग्वेज कौन सी उम्र तक सीख लेते हैं।
स्टूडेंट्स, ये HTET 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट एट द एज ऑफ 1 ईयर, सेकेंड एट द एज ऑफ 4 ईयर्स, थर्ड एट द एज ऑफ 2 ईयर्स या फोर्थ एट द एज ऑफ 6 ईयर्स। सो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि जो 1 साल से या 2 साल तक की उम्र होती है उसमें बच्चा जो है वो बोलना सीखता है। पूरी तरह से वो नहीं बोल पाता है, लेकिन वो बोलना सीख लेता है, थोड़ा थोड़ा उसको बोलना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो 4 साल की उम्र तक आता है तो वो काफ़ी अच्छे से ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो बोल पाता है। तो लगभग 4 साल की उम्र में वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को लगभग सीख लेता है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ एट द एज ऑफ 4 ईयर्स मोस्ट चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेचुरलिज्म एम्फसाइजेज लर्निंग थ्रू, कि जो हमारा नेचुरलिज्म है वो कैसे लर्निंग करने को एम्फसाइज करता है, मतलब कि किस तरह से सीखने के ऊपर ज़्यादा जोर डालता है। फर्स्ट विद टॉयज़, सेकेंड एक्टिविटीज़, थर्ड रीडिंग या फोर्थ सेंसेस। सो स्टूडेंट्स, नेचुरलिज्म कहता है कि जब बच्चे खुद से ही अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में किसी चीज़ को फेस करेंगे और वो खुद से ही अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके कोई चीज़ को सीखेंगे, तो वो कहने का मतलब है कि वो नेचुरली ही किसी चीज़ को सीख रहे हैं, नेचर के थ्रू ही नई चीज़ों को सीख रहे हैं। यही हमारा नेचुरलिज्म कहता है। तो नेचुरलिज्म ने मेनली फोकस किया था कि जब बच्चे अपने सेंसेस के थ्रू कोई चीज़ को सीखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा लर्निंग करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ सेंसेस, यानी कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके जब हम सीखते हैं, यही नेचुरलिज्म ने एम्फसाइज करा था कि हम जो है नेचुरलिज्म एम्फसाइजेज लर्निंग थ्रू सेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेड थ्योरीज आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, कि जो हमारी ट्रेड थ्योरीज हैं, डिफरेंट थ्योरीज हैं ट्रेड से रिलेटेड, वो किस चीज़ के ऊपर किस चीज़ से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट्स, ये PSTET 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट इंटेलिजेंस, सेकेंड पर्सनैलिटी, थर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या फोर्थ क्रिएटिविटी। सो स्टूडेंट्स, ट्रेट, वर्ड ट्रेट से ही पता चल रहा है कि ट्रेट्स हमारी किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है, हमारी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करता है। ट्रेट से ही हमें अपनी पर्सनालिटी मिलती है। ट्रेट्स यानी कि जो हमारी हेरिडिटी हमें अपने पेरेंट्स से मिली है। तो बेसिकली जो ट्रेट थ्योरीज है वो किससे रिलेटेड है? विद आवर पर्सनालिटी। ट्रेट वर्ड से ही हमें समझ आ गया कि ट्रेट यानी कि वो हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी हमारी ट्रेट से ही डेवलप होती है। सो जो ट्रेट थ्योरीज थी वो हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश, अ प्रोजेक्ट इज़ अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज़ बीन इम्पार्टेड इनटू द स्कूल। कौन से वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट कही है कि एक जो प्रोजेक्ट है वो एक तरह की एक रियल लाइफ ही है जो कि हमें स्कूल में एक्सपीरियंस करने को मिलती है। एक इस तरह की रियल लाइफ ही है जो प्रोजेक्ट हम बच्चों से प्रोजेक्ट वर्क कराते हैं। तो कौन से वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा था कि जो प्रोजेक्ट वर्क हम बच्चों से कराते हैं ये एक तरह की रियल लाइफ ही है जो कि हम स्कूल में बच्चों से करवाते हैं, या स्कूल में बच्चों को ये रियल लाइफ जो है इम्पार्ट करते हैं, यानी कि उन तक पहुंचाते हैं। तो कौन से वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट कही है? फर्स्ट थॉमस, सेकंड बेलार्ड, थर्ड किलपैट्रिक या फोर्थ स्टीवेंसन। सो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जैसे ही हम वर्ड प्रोजेक्ट को सुनते हैं हमारे माइंड में आता है किलपैट्रिक, बिकॉज किलपैट्रिक इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। हमारे माइंड में यही आता है कि किलपैट्रिक को जो है फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये शायद किलपैट्रिक ने ही दी होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं ये स्टेटमेंट किलपैट्रिक द्वारा नहीं दी गई है, ये स्टेटमेंट दी है बेलार्ड ने। बेलार्ड हमारे जो है एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर उन्होंने भी काम किया था, और उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दी थी कि दैट अ प्रोजेक्ट इज़ अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज़ बीन इम्पार्टेड इनटू द स्कूल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ बेलार्ड। किलपैट्रिक ने भी प्रोजेक्ट मेथड के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है जो कि हम शायद इससे जो अपनी अगली क्लास करेंगे क्वेश्चंस की, उसमें आपको उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि किलपैट्रिक ने वो क्या स्टेटमेंट दी है। लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी बेलार्ड द्वारा दी गई है। सो इसको ध्यान रखने वाली बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड टेक्स अ फेवरेट बुक एंड रीटेल्स द स्टोरी ऑफन बाय यूजिंग पिक्चर्स एज क्लूज, कि एक बच्चा जो है वो अपनी फेवरेट बुक को उठाता है और उसमें जो स्टोरीज़ हैं
वो उन स्टोरीज़ को दोबारा से बताता है। जनरली वो कैसे बताता है? विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर क्लूज़, यानी कि जो पिक्चर्स उसमें दी हुई हैं उन पिक्चर्स को देख के वो क्लू लेता है और उन क्लू के बेसिस पे ही वो स्टोरी को सुनाता है। व्हाट कंपोनेंट डज शी और ही डेमोन्स्ट्रेट्स? तो ऐसा करके वो क्या कंपोनेंट को दिखा रहा है? स्टूडेंट्स क्यूविज 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट नैरेटिव, सेकंड सिंटैक्टिक अवेयरनेस, थर्ड इमर्जेंट रीडिंग या फोर्थ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ते ही हमने देख लिया है कि एक बच्चा जो है वो अपनी फेवरेट बुक उठाता है और उसमें जो कहानियाँ उसको रीटेल करता है, यानी कि उसने वो स्टोरीज पहले तो पढ़ ली हैं, अब उनको वो दोबारा से सुना रहा है पिक्चर्स की मदद से। तो दोबारा सुनाने को हम क्या बोलते हैं? नैरेटिव, यानी कि वो नरेट कर रहा है, यानी कि हमें वो सुना रहा है। तो वो कौन से कंपोनेंट को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? नैरेटिव कंपोनेंट को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज नैरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म प्राइवेट स्पीच वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, कि जो टर्म है हमारा प्राइवेट स्पीच वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था? फर्स्ट एरिक्सन, सेकंड पियाजे, थर्ड कोहलबर्ग या फोर्थ वाइगॉत्स्की। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि वाइगॉत्स्की ने हमारी जो है सोशो कल्चरल थियोरी दी थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि हमारी डेवलपमेंट के ऊपर सोसाइटी और कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसमें कि उन्होंने प्राइवेट स्पीच वर्ड को भी यूज़ किया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जब एक बच्चा छोटी उम्र में होता है उस टाइम पे वो कोई भी काम कर रहा होता है या कुछ भी कर रहा होता है तो उस टाइम वो खुद से ही बात करता है, अपने आप से बात करता है। तो ये जो अपने आप से बात करने का जो तरीका है इसको वाइगॉत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा था। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ वाइगॉत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एसेस द चाइल्ड्स एबिलिटी टू, कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चे की किस एबिलिटी को एसेस करने के लिए होते हैं? स्टूडेंट्स से सीटेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लेते हैं। रिकॉल द करेक्ट आंसर, सेकेंड कंस्ट्रक्ट द करेक्ट आंसर, सी एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर या फोर्थ और डी रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स MCQ जो हमारे होते हैं उनमें हमारा क्या होता है, जैसे कि आपको ये अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भी एक तरह का MCQ ही है, जिसमें कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि आपको पहचानना है 4 ऑप्शंस में से आपको पहचानना है कि कौन सा एक करेक्ट ऑप्शन है। तो जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी बच्चे की पहचानने वाली एबिलिटी को एसेस करते हैं कि क्या वो करेक्ट आंसर को पहचान पा रहा है, क्योंकि चारों में से एक आंसर तो करेक्ट है ही, तो क्या वो उस करेक्ट आंसर को पहचान पा रहा है, यानी कि वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमिटी फॉर विमेन एजुकेशन विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1958, कि जो हमारी नेशनल कमेटी थी वुमेन एजुकेशन के लिए जो कि 1958 में ऑर्गेनाइज कराई गई थी, उसके चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट पंडिता रमाबाई, सेकंड दुर्गाबाई देशमुख, थर्ड बेगम जफ़र अली या फोर्थ सावित्रीबाई फुले। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि दुर्गाबाई देशमुख जो थे वो नेशनल कमेटी फॉर वुमेन एजुकेशन के चेयरमैन थी, जो कि 1958 में ये कमेटी जो ये नेशनल कमेटी थी इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसमें कि उन्होंने वुमेन एजुकेशन को प्राथमिकता देते हुए और वुमेन एजुकेशन को जोर दिया था उन्होंने कि वुमेन को भी एजुकेशन दी जानी चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज दुर्गाबाई देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द एब्रीविएशन ADHD स्टैंड फॉर, कि जो हमारी एब्रीविएशन है ADHD इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या है। स्टूडेंट्स KVS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट अटेंटिव डिज़ाइन हैंड डिसऑर्डर, सेकेंड ऑल डाइट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, थर्ड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या फोर्थ अटेंशन डेफिसिट हाइपर वेंटिलेटिंग डिसऑर्डर। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ADHD जो है वो एक तरह की डिसेबिलिटी कह सकते हैं हम, जिसमें कि एक जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपरली एक्टिव होता है, प्लस उसकी जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ADHD की फुल फॉर्म होती है हमारी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें कि एक बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम होता है और वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है।
So the correct option is option number 3rd, that is attention deficit hyperactivity disorder. Next question देखते हैं. A child with non-verbal learning disability has problems in, कि एक बच्चा है उसको non-verbal यानी कि वर्बली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नॉन वर्बल चीज़ों को समझने में उसको प्रॉब्लम है, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है, मतलब जो बच्चा जिसको नॉन वर्बल लर्निंग डिफ़िकल्टी है वो किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करता है. फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग नंबर्स. सेकंड, अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स. थर्ड, अंडरस्टैंडिंग फेशियल एक्सप्रेशंस. या फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग साउंड. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अगर एक बच्चे को नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी कि वो जो वर्बल चीज़ें हैं उनको तो वो समझ पा रहा है, यानी कि उसको साउंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उसको वर्ड्स में या नंबर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको नॉन वर्बल चीज़ों में है, यानी कि जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस है वो उनको समझ नहीं पाता है. सो जो नॉन वर्बल लर्निंग डिफ़िकल्टी वाले बच्चे होते हैं वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को नहीं समझ पाते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 3rd, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग फेशियल एक्सप्रेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ EVS encourages children to explore their environments and encourages them to use, think and establish connections. 4 मेथड्स दिए गए हैं, आपको बताना इन चारों मेथड्स में से कौन सा वो EVS को पढ़ाने का मेथड है जिसमें कि बच्चे जो है अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं और बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि जो भी वो कनेक्शन बना पा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ उनको यूज़ करें, उनके बारे में सोचें और नए कनेक्शंस अपने एनवायरनमेंट के साथ बनाएं. तो कौन सा वो मेथड है? स्टूडेंट्स, से DSSB 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है. ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट, ग्रुप डिस्कशन मेथड. सेकंड, क्रिएटिव एक्सप्रेशन मेथड. थर्ड, प्रोजेक्ट मेथड. या फोर्थ, ऑब्जर्वेशन मेथड. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्जर्वेशन मेथड है उसमें एक बच्चा क्या करता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करेगा. जब वो एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है यानी कि वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा है. यहाँ पर हम प्रोजेक्ट मेथड नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में वो कोई नई चीज़ की खोज करता है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन मेथड है उसमें वो एक्सप्लोर करता है, यानी कि जितनी भी उसके एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं उनके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है. तो वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है जिससे कि वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर पाता है और जो भी वो चीज़ ऑब्ज़र्व करता है उसको फिर वो यूज़ करता है, उसके बारे में सोचता है और नए कनेक्शंस बनाता है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड. लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का. According to Dash theory, the germplasm is transmitted from generation to generation. Students, very easy. और हमारी जो साइकोलॉजी सीरीज़ है उसकी फर्स्ट या जो सेकंड क्लास है जिसमें कि हमने व्हाट इज़ साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी या उसके बाद एक थर्ड क्लास हुई थी हमारी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसमें हमने ये थियरीज़ करी हैं. हर एक साइकोलॉजिस्ट की थियरीज़ की हैं हमने, जिसमें कि हमने जर्म प्लाज्म थियरी भी की थी, जो कि जर्म प्लाज्म जो थियरी है वो हमारे वाइजमैन जो हुए हैं उन्होंने दी थी. ही वॉज हेरिडिटेरियन. तो वाइजमैन ने ये जर्म प्लाज्म थियरी दी थी और उन्होंने कहा था कि जो जर्म प्लाज्म है यही हमारे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, यानी कि एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जर्म प्लाज्म के थ्रू ही हमारी हेरिडिटी जो है वो ट्रांसफ़र होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ ऑप्शन नंबर 3rd, दैट इज़ वाइजमैन. और अगर आपको ये जो डिफरेंट थियरीज़ थी हमारी हेरिडिटी से रिलेटेड इनके बारे में पढ़ना है तो आप हमारी साइकोलॉजी वाली सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के आप शायद 3rd या 4th क्लास में आपको मिल जाएगी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की क्लासेस, उसमें से आप पढ़ सकते हैं, आपको ये थियरीज सब मिल जाएंगी. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर 3rd, दैट इज़ वाइजमैन. ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड हमने क्वेश्चन नंबर 260 तक कवर कर लिए हैं. पुरानी वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर हर एक वीडियो का आपको लिंक दे दिया गया है. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए. साथ ही अगर आपको इस वीडियो के जो नोट्स है या क्वेश्चन है वो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.